फ़लस्तीन आता है और वहाँ के मुसलमानों ने उनको एक तरह से अपना मेहमान बना करके उतारा और किसी ने किसी के मुल्क को जबरी कब्जा कर लिया तो उसको आज़ाद करने के लिए जो लोग लड़ेंगे उनको आज़ादी का सिपाही कहा जाएगा, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। मैं कब्जा किया है, मेरे घर में कोई घुस जाएगा, मैं उसको निकालूंगा तो मैं आतंकवादी कैसे रहूंगा? घुसने वाला मुझे आतंकित कर रहा है ना। मैं समझता हूँ कि वो अपने मुल्क की अपनी जमीन की बका के लिए उसको खाली कराने के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम उनको आतंकवादी कैसे कह देंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर हम अंग्रेजों से जो हमने अपनी जमीन खाली करवाई तो हम अपने आज़ादी के जो मतवाले तो उनको क्या कहेंगे? फिर तो अंग्रेज हमें आतंकवादी कहेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध पिछले 3 दिन से जारी है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रसादी मदनी। तो आइए उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। मौलाना साहब, क्या है ये जो युद्ध चल रहा है, इस पे क्या है पूरा मामला? देखिए, इस युद्ध को, इस जंग को समझने के लिए हमें तकरीबन 75 साल पीछे जाना होगा। 76 साल 1945-46 के दरमियान जब हिटलर यहूदियों का कत्लेआम कर रहा था, गैस चैम्बर में उनको मार रहा था और यहूदी मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों से भाग करके इधर उधर जा रहे थे, यूरोप में जा रहे थे मुख्तलिफ जगहों पर। तो जर्मनी से भागते हुए किसी भी मुल्क ने उनकी कोई मदद नहीं की, उनके जहाज वहाँ रुके, उनको नहीं उतरने दिया गया, किसी ने उनको पनाह नहीं दी। फिर वो जहाज फ़लस्तीन आता है और वहाँ के मुसलमानों ने उनको एक तरह से अपना मेहमान बना करके उतारा और अपनी ज़मीनें दी और तुम यहाँ रहो। उसके बाद आप 1946 का नक्शा देखिए, अगर इजराइल का जो नक्शा है फ़लस्तीन का, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा जितना आज गाजा का है उससे भी कम, यानी वो 10-5 किलोमीटर के अंदर उनको उन्होंने बसा दिया था। और फिर ये यूरोपीय ममालिक जो उन लोगों को अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं थे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे और दूसरी जगह हो, फ्रांस हो, ये जो आज उनके साथ खड़े हुए हैं, जब ये कौम तरक्की कर ली, एक जगह मिल गई रहने के लिए, और उन्होंने ख़ास तौर से जो है इकोनॉमिकल, जब वो बहुत मजबूत हो गया, उन्होंने एक तरह से यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमी को अपने हाथ में ले लिया। तो आज अमेरिका मजबूर है उनकी मदद करने। तो इजराइल ने फ़लस्तीनियों की ज़मीन को हड़प लिया, जितने में वो थे उतने में आज उन्होंने फ़लस्तीनियों को पहुंचा दिया। इस युद्ध को कुछ लोग आजादी की लड़ाई बता रहे हैं तो कुछ लोग आतंकवादी हमला बता रहे हैं। मैं उसी पहले उसी को मुकम्मल कर लूं। तो जब ये किसी भी जो लोग फ़लस्तीनियों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनको ज़रा ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा आंकड़ा अगर 2008 से 2020 और 23 तक आप देखें, तो अभी मौजूदा इस 2023 में हर रोज 8-10 फ़लस्तीनियों को, उसमें बच्चे छोटे, औरतें, उनके साथ वहशी दरिंदगी रोज की जाती है। ये होता क्या है कि जब आदमी किसी भी जुल्म को सहते सहते फिर वो फट पड़ता है, वो जो हुआ है वो यही है कि उनकी एक अलग अलग बहुत से लोग तंजीमें बनाते हैं और हर तंजीम को यह हासिल है कि अपनी आज़ादी की जंग लड़े अपने। और ये आपके यूएनओ का जो है चार्टर इस बात की वो देता है कि अगर किसी ने किसी के मुल्क को जबरी कब्जा कर लिया तो उसको आज़ाद करने के लिए जो लोग लड़ेंगे उनको आज़ादी का सिपाही कहा जाएगा, आतंकवादी नहीं कहा जाएगा। तो चूंकि मुल्कों की अपनी अपनी मजबूरी होती है और अलग अलग हालात होते हैं, हमारे यहाँ भी उनको आतंकवादी टीवी पे कहा जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपने मुल्क की अपनी ज़मीन की बका के लिए, उसको खाली कराने के लिए जंग लड़ रहे हैं, हम उनको आतंकवादी कैसे कह देंगे? अगर ऐसा होगा तो फिर हम अंग्रेज़ों से जो हमने अपनी ज़मीन खाली करवाई तो हम अपने आज़ादी के जो मतवाले तो उनको क्या कहेंगे? फिर तो अंग्रेज़ हमें आतंकवादी कहेंगे। इसको समझने की ज़रूरत है।
हम चूँकि एक तरह से हम इस वक़्त की जो सियासत है, इस वक़्त की जो हुकूमतें हैं, पूरी दुनिया में वो सेल्फ़िश हो चुकी हैं। सत्ता कैसे मिलेगी? एक ही मर्तबा आप ये देखें कि हिंदुस्तान जो हमेशा फ़लस्तीनियों के साथ रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी को आप देख लें, आप नरसिम्हा राव के ज़माने में पहली मर्तबा ईसाई से ताल्लुकात शुरू हुए, एम्बेसी वगैरह नहीं बनी थी। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे दुनिया में एक मुल्क है वो, लेकिन हमेशा हिंदुस्तान फ़लस्तीनियों के साथ रहा, उनके काज़ के साथ रहा। अभी हमारे प्रधानमंत्री जब फ़लस्तीन गए थे तो उन्होंने यही बात कही थी। अब इस वक़्त क्या मजबूरी है, क्या है? ये 5 इलेक्शन है, उसकी वजह से अगर ये अ, हमारा नुक्ता नज़र बदला है, तो मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी को अपना नुक्ता नज़र पेश करने का हक हासिल है और आज़ादी राय है। हर आदमी अपने हिसाब से उस मसले को समझेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज़ादी की लड़ाई है तो उसको आज़ादी के हिसाब से लड़िए, आप औरतों को नंगा करके नग्न परेड करा रहे हैं। देखिए आजकल कट एंड पेस्ट का बड़ा ज़माना है। मैंने जो अभी बहुत सी चीज़ें देखी हैं, अ, इस्लाम कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आपकी पूरी आप हिस्ट्री इस्लाम की, ख़ास तौर से ये 15 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती उनको आप देख लें, तो कभी भी बूढ़े, बुज़ुर्गों और औरतों के साथ कभी भी इस तरह का सलूक नहीं किया गया है। तो ये जो फ़ोटोज़ भेज आ रही हैं सोशल मीडिया पे, ये मैं समझता हूँ कि इज़राइल के आईटी सेल की एक प्लानिंग है, जो कट एंड पेस्ट करके दुनिया को दिखा रही है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, कोई भी इस्लाम का मानने वाला इस तरह की हरकत औरतों के साथ, बच्चों के साथ या बुज़ुर्गों के साथ नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशन कई बार अपने बयानों में कह चुका है जो इजराइल की ज़मीन है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन जो फ़िलिस्तीन की ज़मीन है वो उसको मिलनी चाहिए, लेकिन इजराइल अपनी दादागिरी करता है, उसको ज़मीन नहीं देता, लगातार कब्जा करता जा रहा है 1948 के बाद से। देखिए यूएनओ एक हाथी के दाँत दिखाने की और खाने की ओर, यूएनओ में 2-4 मुल्क बैठे हुए हैं, जिनके अपने मकासद होते हैं, वो वीटो कर देते हैं, वीटो पावर जिन लोगों के पास है। अमेरिका ने हमेशा यूएनए के इस चार्टर को, इस हुक्म को हमेशा वीटो करके ख़त्म कर दिया। तो हम ये समझते हैं कि ये यूएनओ एक चंद लोगों की अ, दादागिरी का एक तंजीम है कि जो चाहे वो करवा ले, जो चाहे कर ले। इराक पे जंग थोपी गई, यूएनओ ने उसको कहा कि ये सही है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूएनओ को ख़त्म कर देना चाहिए। यूएनओ की कोई ज़रूरत मौजूदा दौर में नहीं है। मौलाना साहब, हम देख रहे हैं जो हमास है वो इजराइल की चुनी हुई सरकार है, उसने 2006 में भी चुनाव जीता, अब भी जीता, लेकिन उसको आतंकवादी संगठन कहा जा रहा है, ये कहाँ तक जायज़ है? आप दूर क्यों जाते हैं? इससे पहले की जो हुकूमतें थीं, उन्होंने मुसलमानों को ख़त्म करने की जो साजिश रची, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से, मुख्तलिफ़ नामों से, आज मैं सवाल करता हूँ कि वो इंडियन मुजाहिदीन कहाँ चले गए? अगर वो एग्ज़िस्ट कर रहे थे, तो आज भी रहते वो। तो ये सरकारों के बनाई हुई किसी भी कौम को, किसी को भी ख़त्म करने के लिए, किसी को भी बदनाम करने के लिए साजिशें अपने सत्ता भोगने के लिए करती रहती हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी हो रहा है कि एक चुनी हुई हुकूमत को इस तरह की बात कही जा रही है। मौलाना साहब, हम देख रहे हैं जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है तब से फ़िलिस्तीन का समर्थक रहा है, चाहे वो नेहरू के ज़माने की बात हो या फिर अटल बिहारी के ज़माने की बात हो, जनता पार्टी ने भी मतलब फ़िलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन हम देखें 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इसराइल की समर्थक रही है, भारत का स्टैंड ही चेंज कर दिया इन लोगों ने। नहीं, मैं ये गलत है। खुद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ़लस्तीन जब गए तो उन्होंने बात की थी। ये अभी सिर्फ़ उनका ये मौक़िफ़ चेंज हुआ है। इससे पहले वो सेम उसी पे थे जो हिंदुस्तान का मौक़िफ़ था। अभी जो युद्ध हुआ उसमें उन्होंने ट्वीट करा अभी इसराइल का पहली समर्थन मर्तबा, किया। जी, जी, मैं अभी पहली मर्तबा उन्होंने किया और मुझे लगता है कि चूँकि हर सरकार का अपना एक मौक़िफ़ होता है, चूँकि अभी इलेक्शन एक का दौर है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इसमें हमने मुसलमानों के खिलाफ कोई बात कही, तो उससे हमें फ़ायदा होगा और हम स सरकार बनाने में कामयाब हो जाएँगे।
फिलिस्तीन के समर्थन में पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग क्या कहते हैं उनके समर्थन में आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब हिंदुस्तान के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च निकालते तो उन पर एफआईआर हो जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, वो देशद्रोही है। देखिए, मैं मेरा अपने जो कहना है कि जिस दिन ये एफआईआर हुई है और जिस दिन उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ये हर आदमी को हक हासिल है कि अपनी बात को कहे। वो जिस पूरे दुनिया में दूसरे मुल्क का मामला होगा, हमारे मुल्क का मामला होगा, हमारे मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का मामला होगा, तो हम अपने देश के साथ पूरे तौर पे खड़े रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे मुल्कों की बात होगी तो सरकार का अपना मौक़िफ़ अलग हो सकता है और अवाम का अलग हो सकता है। इसी को आज़ादी राय कहते हैं। अगर ऐसा सरकार ने किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, तो उसी दिन सेम अलीगढ़ में दूसरी तंजीमों को लोगों ने, तो उन तंजीमों ने भी पुतला जलाया और मुख्तलिफ पूरे शहर में घूमे, तो एफआईआर उन पर भी होनी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने भी दो समुदाय के अंदर झगड़ा करने की कोशिश की। अगर वो एफआईआर हुई है कि एएमयू के लड़कों ने इस तरह की हरकत करके देश के खिलाफ किया है, तो जो दूसरे लोगों के, विपक्ष के लोगों ने, जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उन लोगों ने भी कल उसी दिन जो है एक प्रोटेस्ट किया था और पुतला उतला जलाया था। तो मैं समझता हूँ एफआईआर उनके खिलाफ भी होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में सरकारों का ये मामला है, वो कोई इस ये सरकार की मैं बात नहीं की, इतनी सरकारें, कांग्रेस की सरकार थी उसके ज़माने में ये होता था कि जिसके हमनवा होते थे उनके लिए कुछ नहीं था, जो उनके खिलाफ होते तो उनके खिलाफ सरकारें अपनी ये करती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सरकारों का अपना तरीक़ेकार है, उसको किसी एक सरकार पे ठेला नहीं जा सकता या उन पे। जब हमास इजराइल पर अटैक करता है तो उसको आतंकवादी हमला कहते हैं, लेकिन जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू कहते हैं कि इस बार ऐसा हमला किया जाएगा, ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी, उनकी तरफ से हमला होता है, बच्चे मारे जाते हैं, महिलाओं को, रिहायशी इलाकों पर हमला किया जाता है, अस्पतालों पर हमला किया जाता है, जर्नलिस्ट मारे जाते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं, कोई इसको देखिए, आतंकवादी हमारा हमला नहीं अपना कहता। कहना ये है कि फ़लस्तीनी का वो मुल्क था। तारीख़ अगर पुरानी ली जाएगी, कौन कहाँ था, क्या था, तो फिर दुनिया में जो मुख्तलिफ मुल्क बँटते रहते हैं, छोटे-बड़े होते रहते हैं, जर्मनी बँट गया, हिंदुस्तान बँटा, मुख्तलिफ दुनिया में लोग अलग-अलग हुए, आपके कोरिया बँटा 2 हिस्सों में, तो मुख्तलिफ किन वजूहात की बिना पर लोग बँटते रहते हैं। तो अगर बँटने को अगर ये कहा जाएगा कि फलाँ वो है, तो फ़लस्तीनियों का वो मुल्क था। अगर कोई कहता कि हमारे पैगंबर यहाँ पैदा हुए थे, पहले वाले या यहाँ आए थे, यहाँ रहे थे, तो अगर किसी के रहने से अगर कोई कुछ हो जाता है, तो किराएदार के रहने से या आने-जाने से उसकी जगह नहीं हो जाएगी। वो जब हम लोगों ने आँख खोली इस 100 साल के दरमियान में, तो वो फ़लस्तीनियों का मुल्क था। तो हम उनको जो खाली कराने वाले, उनको आतंकवादी कह सकते हैं। जिन्होंने कब्ज़ा किया है, मेरे घर में कोई घुस जाएगा, मैं उसको निकालूँगा तो मैं आतंकवादी कैसे रहूँगा? घुसने वाला मुझे आतंकित कर रहा है ना। तो मेरा अपना कहना है कि इज़राइल आतंकवादी हो सकता है, आतंकित कर रहा है वो फ़लस्तीनियों को, फ़लस्तीनी उनको आतंकित नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है इस मुद्दे का हल कैसे होगा? बहुत आसान है कि देखिए, दोनों को अब हटाया नहीं जा सकता। मेरा अपना कहना ये है कि एक मुल्क बन चुका है, तो दोनों को एक तय कर लिया जाए कि जो इज़राइल का दारुल खिलाफा है, उससे लेकर के उसके उधर एक हिस्से में आधियात कर दिया जाए, या अगर फ़लस्तीनियों की तादाद ज़्यादा है तो उनको 1/3 इसराइल को दिया, 2/3 उनको दिया जाए, या हाफ-हाफ कर करके इस मसले को बैठ के सुलझाया जा सकता है। अगर ये तमाम ममालिक चाहें, ख़ास तौर से अमेरिका अगर चाहे, तो ये मसला बहुत आसानी से हल हो सकता है। लेकिन ये इस वक़्त ताकत का मामला है। मैं ये देख रहा हूँ कि दुनिया 2 हिस्सों में बँटी हुई है। कुछ लोग फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ सब सरकारों के अपने मफ़ाद हैं। जो उनकी फ़ायदे की चीज़ें होती हैं, वो अपने एतबार से करते हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकारों को ये हक भी है कि अपने मफ़ाद के एतबार से वो किसी का साथ दें, किसी की मुखालफत करें, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये तमाम सरकारें मौजूदा दौर में इंसाफ पसंद होंगी, जैसा कि पहले हमने आपको दुनिया में देखा कि इंसाफ पसंद जब थे, तो हम लोग उस एतबार से बातें करते थे, और इंसाफ की जब बात होती है तो एक हल निकलता है। लेकिन जब बेईमानी की बात होती है कि तेरा चोर चोर है, मेरा चोर शाह है, जब दुनिया में ये हो गया है आज की डेट में,
तो जब ये हो जाता है तो फिर कोई बात बची नहीं रहती, इंसाफ होना मुश्किल हो जाता है।